मध्यकालीन भारत के इतिहास से आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आइए शुरू करते हैं। पहले भूमिका देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग यानी मध्यकालीन भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। वारंगल अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना दो स्थानीय राजकुमारों हरिहर और बुक्का को दिल्ली ले आई और उन्हें मुसलमान बना लिया और सल्तनत की सत्ता के विस्तार के लिए उन्हें वापस दक्षिण भारत भेज दिया। जब हमने तुगलक वंश का इतिहास पढ़ा था तो उसमें इस बात का उल्लेख आया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल का अभियान किया था। उसी दौरान वो हरिहर और बुक्का को पकड़कर दिल्ली ले आए और उन्हें हिंदू से मुसलमान बना लिया। और चूंकि ये बहुत अच्छे सेनानी थे तो इन्हें दिल्ली सल्तनत की सत्ता के विस्तार के लिए वापस दक्षिण भारत भेज दिया। लेकिन इनके गुरु माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से इन्होंने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया और तुंगभद्रा नदी के उत्तर में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इनके गुरु थे माधव विद्यारण्य। उन्होंने इनको कहा कि तुम अपनी मर्जी से तुमने इस्लाम नहीं स्वीकार किया था, तुम्हें ज़बरदस्ती बनाया गया था मुसलमान, तो वापस इन्हें हिंदू धर्म ग्रहण कराया और इन्हीं की प्रेरणा से फिर उन्होंने अपना एक साम्राज्य वहाँ पर दक्षिण भारत में स्थापित किया 1336 ईस्वी में, जिसे नाम दिया गया विजयनगर साम्राज्य। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समय दिल्ली सल्तनत पर शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय वैसे दो बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई थी दक्षिण भारत में। एक तो विजयनगर साम्राज्य 1336 में और 1347 में बहमनी साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने 1336 में। इनके गुरु थे माधव विद्यारण्य, उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये आप मैप में देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थित था। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित उसकी राजधानी विजयनगर के नाम पर पड़ा। तो ये जो साम्राज्य था इसकी राजधानी भी विजयनगर ही थी, तो उसी के नाम पर साम्राज्य का नाम रखा गया विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। इसका प्राचीन नाम था हम्पी या हस्तिनावती। हम्पी को लेकर पूछा जाता है कई बार, तो याद रखिएगा कि इसका प्राचीन नाम था हम्पी या हस्तिनावती। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था: संगम वंश, सालूब वंश, तुलुव वंश और अरविदु वंश। तो अब हम एक एक करके इन वंशों के बारे में विस्तार से देखते हैं कि कौन कौन से शासक हुए। सबसे पहले संगम वंश। संगम वंश का शासन था 1336 से 1485 ईस्वी तक। तो जैसे कि हमने देखा कि हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे और इन्होंने जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। वहाँ पर इनके पिता का नाम था संगम, उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने राजवंश का नाम भी रखा। तो संगम वंश के पहले शासक बने हरिहर प्रथम। यह संगम वंश का प्रथम शासक था। इसने पहले अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया, फिर विजयनगर को बनाया। तो पहले राजधानी थी अनेगुंडी, बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया गया और उसी के नाम पर साम्राज्य का नाम भी पड़ा। इसने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, यानी होयसल पर विजय प्राप्त कर ली। 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई। तो हरिहर प्रथम संगम वंश का पहला शासक था। उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा और इसने मदुरा पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य में शामिल किया। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य बने विवाद के कारण बुक्का प्रथम ने ही सबसे पहले कृष्णा नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा माना था। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में दो साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो अक्सर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में
विवाद चलता रहता था। इनके राज्यों के बीच में 2 नदियाँ थी, तुंगभद्रा और कृष्णा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, जो रायचूर दोआब क्षेत्र कहलाता था और काफ़ी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र था, तो इस पर अधिकार को लेकर इनके बीच में खींचतान होती रहती थी। और अब अगर विजयनगर चूँकि एकदम दक्षिण में स्थित था, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहेंगे तो ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे, उत्तर की तरफ, और वहाँ था बहमनी साम्राज्य। वो अगर दक्षिण की तरफ जाता तो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर। इस तरह से इनके बीच में विवाद होता रहता था और विवाद का मुख्य कारण था रायचूर दोआब, यानी तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो ये दोआब क्षेत्र था, जो कि काफ़ी वहाँ पर हीरे वगैरह भी मिलते थे, प्राकृतिक संसाधन काफ़ी थे। तो उसको लेकर इनके बीच विवाद चलता रहता था। तो बुक्का प्रथम ने सबसे पहले कृष्णा नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा माना था। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी और वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया। 1347 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में अपना एक दूतमंडल भी भेजा था। 1377 में बुक्का प्रथम की मृत्यु हो गई। तो ये याद रखिएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इसने धारण की थी। इसके बाद में हरिहर द्वितीय, जो कि बुक्का प्रथम का पुत्र था, वो राज सिंहासन पर बैठा और इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। अभी तक जो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम शासक बने, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण नहीं की थी। ये पहला शासक था जो महाराजाधिराज की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। इसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। इससे बहमनी सुल्तानों को कई आक्रमणों में परास्त किया। चूँकि इनका लगातार संघर्ष चलता रहता था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का, तो इसने परास्त किया बहमनी सुल्तानों को और उनसे, वो मुस्लिम साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य। इसने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लिया था। इसने श्रीलंका के राजा से कर वसूल किया। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। 1442 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम को अपनी शासनकाल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण और आंतरिक विद्रोह का भी सामना करना पड़ा, तो इसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं थी उस समय। इसने राज्य में सिंचाई के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली थी, यानी सिंचाई की सुविधा के लिए वहाँ से नहरें निकाली थी तुंगभद्रा नदी से। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 में भारत आया था। विजयनगर साम्राज्य की भी यात्रा की थी उसने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि निकोलो कोंटी जो कि इटली का यात्री था, वो संगम वंश के देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य में की उसने यात्रा की थी। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। इसके बाद देवराय द्वितीय शासक बना, जो कि संगम वंश का महान शासक था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय ने आंध्र तथा उड़ीसा के शासकों को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया, तो राज्य की सीमाओं को काफ़ी बढ़ाया इसने देवराय द्वितीय ने। और इसने अपनी सेना में मुसलमानों को भी भर्ती किया था, उन्हें जागीरें भी दी और अपने राज्य में मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता भी दे रखी थी। देवराय द्वितीय को गज बेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। यह विद्या और विद्वानों का भी संरक्षक था। इसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ भी कुछ समय तक रहे थे। 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो संगम वंश का महान शासक माना जाता था देवराय द्वितीय। अच्छा, एक और इसका फैक्ट है कि विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी जो है देवराय द्वितीय ने करवाया था, जिसका बाद में काफ़ी विस्तार जो है कृष्णदेव राय, आगे हम पढ़ेंगे, उन्होंने करवाया। लेकिन वो बना था जो है देवराय द्वितीय के समय में। विट्ठल स्वामी का मंदिर की शुरुआत, जो पहले छोटा रूप था उसका, देवराय द्वितीय के समय जब वो बना था, और उसको काफ़ी विस्तृत किया था बाद में कृष्णदेव राय ने। देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के शासक शाहरुख का दूत अब्दुल रज़ाक भी आया था। विजयनगर के विषय में अब्दुल रज़ाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। तो देवराय प्रथम के समय में कौन आया था? निकोलो कोंटी, जो कि इटली का यात्री था। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज़ाक आया था, जो कि फारस के शासक शाहरुख का राजदूत था, और इसने काफ़ी तारीफ की थी विजयनगर की कि वो सबसे भव्य शहरों में से एक था।
तो जैसे कि अभी हमने देखा पीछे कि 1446 में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो गई और फिर शासक बना मल्लिकार्जुन, और जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इसके समय में उड़ीसा और बहमनी के आक्रमण हुए। उड़ीसा ने कोंडाविदु और उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया। उड़ीसा के गजपति शासकों की सेनाएं संभवतः रामेश्वरम तक पहुंच गई थी, यानी काफ़ी बड़े राज्य पर क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया था। और इस अपमान को न सह पाने के कारण 1465 ईस्वी में मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो गई। तो इसे कहा जाता था प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को। उसकी मृत्यु के बाद विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का शासक बना, जो कि अंतिम शासक था संगम वंश का। 1485 में विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। पुर्तगाली यात्री नुनीज के अनुसार इस समय विजयनगर साम्राज्य में चारों ओर अराजकता और अशांति का माहौल था। एक पुर्तगाली यात्री था नुनीज, जिसने विजयनगर के बारे में वर्णन किया है और उसने कहा था कि विरूपाक्ष द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य में चारों ओर अराजकता थी, अशांति थी, उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी और इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर सालूव नरसिंह विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और एक नए राजवंश सालूव वंश की स्थापना हुई। तो इस तरह से संगम वंश समाप्त हुआ और दूसरा जो वंश था सालूव वंश, उसका शासन प्रारंभ हुआ। तो पहला वंश था संगम वंश, दूसरा सालूव वंश, जिसकी शुरुआत होती है 1446 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक। तो पहला शासक जो था सालूव नरसिंह, जिसने सालूव वंश की स्थापना की। सालूव नरसिंह की 1491 में जब मृत्यु हो गई, उसके बाद में उसका पुत्र इम्माडी नरसिंह शासक बना। देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा हर राजा के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता है। और अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी विजयनगर से ज़्यादातर वहाँ की समाज, संस्कृति और इसी के बारे में प्रश्न बनता है, या फिर कृष्णदेव राय से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ही देखेंगे। तो इम्माडी नरसिंह के शासनकाल में वास्तविक शक्तियां उसके सेनापति नरसा नायक के हाथ में थी। तो पहला जो शासक था वो था सालूव नरसिंह, उसके बाद में उसका पुत्र इम्माडी नरसिंह शासक बना, जो कि वो भी अयोग्य था और उसकी जो वास्तविक शक्तियां थी उसके सेनापति नरसा नायक के हाथ में थी। 1505 में इम्माडी नरसिंह की हत्या नरसा नायक के ही पुत्र वीर नरसिंह ने कर दी। ये जो इसका सेनापति था ना नरसा नायक, उसका पुत्र था वीर नरसिंह, उसने इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी और इसी के साथ सालूव वंश का अंत हो गया। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं है इस दौरान की। इस तरह से सालूव वंश का अंत हुआ और नए वंश का उदय हुआ, तुलुव वंश। तो पहला वंश था संगम, दूसरा सालूव वंश, तीसरा तुलुव वंश। वीर नरसिंह पहला शासक था तुलुव वंश का। इम्माडी नरसिंह की हत्या के बाद वीर नरसिंह राज सिंहासन पर बैठा और तुलुव वंश की स्थापना की। इसका पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से प्रभावित था। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हुई। बहुत छोटा सा शासनकाल रहा। इसके बाद शासक बनते हैं कृष्णदेव राय, जो कि वीर नरसिंह के छोटे भाई थे। 1509 ईस्वी में से लेकर 1529 ईस्वी तक का कृष्णदेव राय का शासन रहा। तो वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद में उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय शासक बना। यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। देखिए, न सिर्फ तुलुव वंश का बल्कि विजयनगर में जितने भी शासक हुए हैं उनमें सबसे महान शासक माना जाता है कृष्णदेव राय को। इसके समय विजयनगर ऐश्वर्य और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था। कृष्णदेव राय ने 1509-10 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया था। जो बहमनी साम्राज्य भी हम पीछे जिक्र कर रहे थे ना, वो आगे चलकर 5 भागों में बट गया था। तो उसी में से एक था बीदर। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में, तो आपको ये सब चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। बीदर का जो शासक था महमूद शाह, उसको कृष्णदेव राय ने पराजित किया। 1512 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। फिर गुलबर्गा के किले पर भी अधिकार कर लिया। तो ये जो बहमनी साम्राज्य को टूटकर जो अलग अलग राज्य बने थे ना, बीदर, बीजापुर, उनको इन्होंने कृष्णदेव राय ने पराजित किया। 1513 से 18 ईस्वी के बीच में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव से कम 4 बार युद्ध करके उसे पराजित किया।
इससे निराश होकर प्रताप रुद्रदेव ने संधि की प्रार्थना की और कृष्णदेव राय के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो जो उड़ीसा के गजपति शासक थे उसको भी पराजित किया और उसकी भी संधि हुई और फिर कृष्णदेव राय के साथ उड़ीसा के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। 1520 ईस्वी तक कृष्णदेव राय ने अपने समस्त शत्रुओं को पराजित कर दिया था और एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। अरब तथा फारस से होने वाले घोड़े के व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार था। उस समय तक पुर्तगाली भारत आ चुके थे, व्यापार कर रहे थे वो यहाँ से, तो उस पर पुर्तगालियों का अधिकार था और इसे बिना रुकावट चलाने के लिए कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क से मित्रता कर ली थी और उसे भटकल में किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की कि वो मुसलमानों से गोवा छीन लेंगे। इस तरह से पुर्तगालियों के साथ उन्होंने मित्रता रखी, क्योंकि जो अरब और फारस से होने वाला घोड़े का व्यापार था उस पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण था और चूंकि उसमें सेना, अश्वारोही सेना और इसके लिए घोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। आप जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें मुगल शासक बाबर का वर्णन जब आएगा तो इसमें उन्होंने बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजु के बाबरी। तो बाबर ने उसमें उल्लेख किया है कि उस समय भारत का शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को लिखा है उसने। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर की यात्रा पर आया था। उसने कृष्णदेव राय की बहुत प्रशंसा की है। अन्य पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने भी समकालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन का सुंदर वर्णन किया है। तो डोमिगोस पायस किसके समय आया था भारत? कृष्णदेव राय के समय में, और उसने भी तारीफ की है। एक अन्य पुर्तगाली यात्री है बारबोसा, उसने भी काफ़ी तारीफ की है। कृष्णदेव राय खुद भी तेलुगु साहित्य का विद्वान था और उसने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद लिखा है और संस्कृत में एक नाटक जाम्बवती कल्याणम की रचना की है। दोनों नाम याद रखना है, एक तो है अमुक्त माल्यद, दूसरा है जाम्बवती कल्याणम। तो अमुक्त माल्यद की रचना कौन सी भाषा में की गई है? तेलुगु में, और जाम्बवती कल्याणम की संस्कृत में। तो कृष्णदेव राय के समय तेलुगु साहित्य का बहुत विकास हुआ और उसको तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज में सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान थे वो थे अल्लसीन पेड्डना। उनको तेलुगु कवि के पितामह की उपाधि प्रदान की गई है और उनकी मुख्य रचना है स्वारोचित संभव या मनुचरित्र तथा हरि कथा सरन समूह, ये उनकी रचना है। तेनालीराम रामकृष्ण भी अष्टदिग्गज में सम्मिलित थे जिन्होंने पांडुरंग महात्म्य की रचना की और जिसकी गणना 5 महाकाव्यों में की जाती है। तेनालीराम, हम बचपन से कहानियाँ सुनते आए हैं जिन तेनालीराम की, वो कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहते थे, उनके अष्टदिग्गजों में से एक थे और उनकी रचना थी पांडुरंग महात्म्य। कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने बहुत सारी उपाधियां भी धारण की थी, जैसे आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि। कृष्णदेव राय के समय स्थापत्य कला का भी काफ़ी विकास हुआ और हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि हजारा के मंदिर का निर्माण किसने किया। हजारा का मंदिर एक राम मंदिर है और उसका निर्माण हुआ था कृष्णदेव राय के समय। विट्ठल स्वामी मंदिर वैसे बना था देवराय द्वितीय के समय, लेकिन उसका और विस्तार करवाया था और उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो कृष्णदेव राय के समय ही दिया गया था। साथ ही नागलपुर नामक नए नगर की भी स्थापना हुई थी। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। इसके बाद शासक बनते हैं कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उनका भाई अच्युत देव राय शासक बना। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया था। यह एक दुर्बल शासक था। वास्तविक शक्ति उसके सेनापति राम राय के हाथों में थी और 1542 में अच्युत देव राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद अच्युत देव राय का भतीजा सदाशिव राय 1529 में शासक बना। यह नाम मात्र का ही शासक था। वास्तविक शक्ति सेनापति राम राय के हाथों में थी। तो ये नाम याद रखिएगा, राम राय। सदाशिव राय का जो सेनापति था राम राय, उसी के साथ हाथ में सारी ताकतें थी।
अब जो हम बहमनी साम्राज्य की बात कर रहे थे, वो 1526 से 27 तक 5 अलग-अलग राज्यों में बँट चुका था। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तो पहले ये एक साम्राज्य था, उससे भी विजयनगर का लगातार संघर्ष होता रहता था और जब ये अलग-अलग भागों में बँट गया, तो इसके भी जो ये बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये जो बँटा 5 भागों में, इनसे भी विजयनगर का संघर्ष चलता रहता था। तो ये 1484 से अलग-अलग होना शुरू हुआ, तो 1526-27 तक ये 5 भागों में टूट गया। अभी तक विजयनगर के जो शासक क्या करते थे कि सीमा का विवाद चलता था बहमनी साम्राज्य के साथ में, लेकिन उनके आंतरिक राजनीति में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन राम राय ने, जो ये पड़ोसी मुस्लिम राज्य थे, इनकी आंतरिक राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। वहाँ पे मतलब शासकों को अपनी मर्जी के व्यक्ति को गद्दी दिलवाने में करना और इंटरफेयर करना, ये सब चीज़ें इन्होंने वहाँ पर करनी शुरू की थी। तो उससे काफ़ी नाराज़ हुए और फिर राम राय ने संधियाँ करनी शुरू की। जैसे एक राज्य के खिलाफ दूसरे राज्य से संधि कर ली, यानी बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा और अहमदनगर से संधि कर ली। कुछ सालों के बाद में फिर अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर और गोलकुंडा को सहयोग कर दिया। तो इसकी ये जो नीति थी वो असफल रही, यानी उसने सभी ये जो 5 राज्य थे इनको नाराज़ कर दिया था। तो फिर इन 5 में से 4 राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इनकी सम्मिलित सेनाओं ने मिलकर विजयनगर पर 1565 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। इसमें बरार सम्मिलित नहीं हुआ था क्योंकि बरार और गोलकुंडा के बीच में कुछ विवाद था, इस वजह से वो गोलकुंडा के साथ में इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। तो ये 4 शक्तियाँ थी, आपको ये चारों नाम भी याद रखने हैं। तो ये जो युद्ध है वो कहा जाता है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, या एक और नाम मिलता है इसका बन्नी हट्टी का युद्ध। राक्षसी और तंगड़ी 2 गांव थे, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था तालीकोटा वाले क्षेत्र में, तो इसीलिए इसके अलग-अलग नाम मिलते हैं, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध। तो कौन-कौन थे इसमें? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन 4 राज्यों की सम्मिलित सेनाओं ने मिलकर विजयनगर पर 1565 ईस्वी में आक्रमण किया और इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई। राम राय जो सेनापति था उसको युद्ध में के मैदान में ही घेर कर वहीं पे उसको मार दिया और मुस्लिम सेना की विजय हुई थी। इस युद्ध में हार के बाद भी विजयनगर साम्राज्य करीब 100 वर्षों तक जीवित रहा था। सदाशिव राय ने पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया और अपना शासन करना प्रारंभ किया। मतलब छोटा हो गया था राज्य, राजधानी भी बदलनी पड़ गई, लेकिन फिर भी अस्तित्व था अभी भी विजयनगर राज्य का। सदाशिव राय ने तिरुमल को अपना सेनापति बनाया। राम राय तो मर गया था, तो उसके बाद में तिरुमल को इसने अपना सेनापति बनाया और फिर तिरुमल ने ही सदाशिव राय की हत्या कर दी और वो खुद गद्दी पर बैठा और एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसको कहा जाता है अरविदु वंश। तो इस तरह से चौथे वंश की स्थापना हुई 1570 ईस्वी में। अरविदु वंश का संस्थापक था तिरुमल, जो कि 1570 में गद्दी पर बैठा और इसकी राजधानी थी पेनुकोंडा। इस वंश का अंतिम शासक था रंग तृतीय, जो कि एक कमजोर शासक था। इसके समय में मैसूर, वेदनूर, तंजौर आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी और धीरे धीरे फिर विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो एक महान साम्राज्य था विजयनगर, जो कि मध्यकालीन भारत में, जबकि पूरे देश में अगर हम देखेंगे कि जो मुस्लिम सत्ता स्थापित हो रही थी उसी के बीच में दक्षिण भारत में एक बड़े हिंदू साम्राज्य की स्थापना देखने को मिलती है हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में। और फिर धीरे धीरे करीब 4 राजवंशों के अनेक शासकों ने वहाँ पर शासन किया। तो इतने बड़े साम्राज्य की अगर स्थापना होती है तो वहाँ का प्रशासन का भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, प्रशासन कैसा था, वो अब हम देखते हैं। इसी को लेकर कई बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विजयनगर का प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं समाज। सबसे पहले प्रशासन देखते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन कैसा था? विजयनगर साम्राज्य की शासन पद्धति राजतंत्रात्मक थी, जिसका प्रमुख राजा होता था और राजा को राय कहा जाता था। हम अभी देखते हुए आ रहे हैं ना, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय, तो ये सब राय की उपाधि दी जाती थी राजा को। राजा के बाद युवराज का पद होता था।
युवराज राजा का बड़ा पुत्र या राज परिवार का कोई भी योग्य पुरुष बन सकता था। राजा को सलाह देने के लिए राज्य परिषद और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए मंत्री परिषद, यानी दो परिषदें होती थी। एक तो राजा को सलाह देती थी और एक प्रशासनिक कार्यों में मदद करती थी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो मुख्य अधिकारी है उसको प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। इसकी स्थिति प्रधानमंत्री जैसी थी। यह राजा तथा युवराज के बाद तीसरे स्थान पर होता था। तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे शक्तिशाली है राजा, सारी शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित है। और फिर युवराज है जो कि राजा का बड़ा पुत्र या राज परिवार का सदस्य होता था। राजा को सलाह देने के लिए परिषद होती थी, राज्य परिषद, और प्रशासनिक कार्यों में मदद के लिए मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का मुख्य अधिकारी कहलाता था प्रधानी या महाप्रधानी, जो कि राजा युवराज के बाद में तीसरे स्थान पर होता था। मंत्री परिषद में कुल 20 सदस्य होते थे। केंद्र में दंडनायक नाम का उच्च अधिकारी भी होता था। कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे जिन्हें कार्यकर्ता कहा जाता था। केंद्र में एक सचिवालय की व्यवस्था होती थी जिसमें विभागों का वर्गीकरण किया जाता था। अलग अलग विभाग होते थे ना, उनका वर्गीकरण होता था। अब हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य का विभाजन प्रांत या मंडल में किया गया था। कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। 6 प्रांत थे, यानी 6 मंडल, 6 प्रांत बनाए गए थे पूरे साम्राज्य में। प्रत्येक प्रांत एक गवर्नर के अधीन होता था और प्रांत की सैनिक, असैनिक और न्याय संबंधी शक्ति इनके हाथ में होती थी। जो प्रांत का गवर्नर होता था उसके हाथ में वहाँ की सैनिक, असैनिक, न्याय संबंधी शक्ति होती थी। लेकिन जो भी प्रांत की आय व्यय का लेखा होता था वो केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। मतलब जो भी राज्य से आय हो रही थी, जो इनकम हो रही थी, उसका सारा लेखा केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करना होता था। फिर एक और हमें व्यवस्था देखने को मिलती है विजयनगर प्रशासन के दौरान, नायंकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था। तो ये क्या थी, इसको लेकर कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो नायंकर व्यवस्था थी, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ इतिहासकारों को मानना है कि विजयनगर की सेना के जो सेना नायक होते थे उन्हें नायक कहा जाता था, और कुछ का मानना है कि नायक भू सामंत होते थे और उन्हें वेतन के बदले में स्थानीय सेना के खर्च को चलाने के लिए भूमि दी जाती थी, जिसे अमरम कहा जाता था। यानी ओवरऑल जो भी हो है ये चीज़ कि नायंकर व्यवस्था के माध्यम से सेना का खर्च चलाने की व्यवस्था की गई थी कि सेना का जो देख रेख है उसकी व्यवस्था कैसे होगी। तो उसके लिए ये नायंकर व्यवस्था बनाई गई थी। कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विजयनगर की सेना के ही जो सेना नायक थे उनको नायक कहा जाता था। कुछ कहते थे कि ये भू सामंत होते थे जिनको वेतन के बदले में स्थानीय सेना के खर्च को चलाने के लिए भूमि दी जाती, मतलब उनको ज़मीन दे दी जाती थी और कहा जाता था कि भाई इतनी आपको ये सेना है, इसका खर्चा भी चलाना है और ये भूमि आपको देते हैं। वो भूमि क्या कहलाती थी? अमरम कहलाती थी। चूँकि ये अमरम भूमि का प्रयोग करते थे इसलिए इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। अमरम भूमि की आय का एक हिस्सा इनको केंद्रीय सरकार की कोष में देना होता था और इस आय में से राजा की सहायता के लिए एक सेना का रखरखाव भी करना होता था। यानी जो भी इनको भूमि मिलती थी राज्य की तरफ से, जिसे अमरम कहा जाता था, उस आय में से एक हिस्सा इनको केंद्र सरकार के कोष में देना होता था और इसी आय में से इनको राजा की हेल्प करने के लिए एक सेना भी मेंटेन करके रखनी होती थी, उसका रखरखाव भी करना होता था। नायक को अमरम भूमि में शांति, सुरक्षा और अपराधों को भी रोकना होता था। मतलब कि जो क्षेत्र उसके कब्जे में है, जो जितनी ज़मीन दी गई है, गांव वगैरह जो भी उसके अंदर आते थे, तो वहाँ पर शांति बना के रखना, अपराधों को रोकना, ये सब काम भी इस नायक का ही होता था। ये जो व्यवस्था थी इसे कहा जाता था नायंकर व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था में नायक को जंगलों को साफ करवाकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार भी करना होता था। राजधानी में नायक के 2 संपर्क अधिकारी, एक नायक की सेना का सेनापति और दूसरा प्रशासनिक अभिकर्ता स्थानपति रहते थे। तो चूंकि ये इसके ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी होती थी कि कृषि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भूमि तैयार करे, तो जंगलों को साफ करवा के ये भी करते थे। फिर इसके तरफ से 2 इसके संपर्क अधिकारी रहते थे राजधानी में। एक तो होता था जो सेना जिसका रखरखाव नायक कर रहा है उसका सेनापति, और दूसरा एक प्रशासनिक अभिकर्ता होता था जिसे कहा जाता था स्थानपति। अच्युत देव राय ने नायकों की मनमानी को रोकने के लिए महामंडलेश्वरों की नियुक्ति भी की थी। तो अक्सर फिर जिसके हाथ में सेना रहेगी,
जिसकी भी सेना रहेगी उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती थी। और अगर केंद्र में कमज़ोर राजा है तो फिर ये ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे, या फिर राजा को कमज़ोर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि सेना तो इनकी ही होती थी ना, इनकी तरफ से राजा की सहायता के लिए जाती थी सेना। तो इनकी मनमानी को रोकने के लिए फिर क्या करा था, अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वरों की नियुक्ति की थी। तो ये थी नायंगर व्यवस्था। अब हम देखते हैं आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था, और शासन के लिए 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। यानी एक तरह से ये प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए शुरू किया गया था कि हर गांव को एक स्वतंत्र इकाई बना दो, और उसको चलाने के लिए 12 प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासकीय अधिकारी वहीं के लोग होते थे वो, उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहते थे। ये अवैतनिक होते थे, पर सरकार इनकी सेवाओं के बदले पूरी तरह से कर मुक्त भूमि प्रदान, इनको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी, लेकिन ये जो भी सेवा सर्विस देते थे राज्य को, उसके बदले में इनको जो ज़मीन होती थी उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, जो भूमि कर होता था वो नहीं देना होता था। कर मुक्त भूमि प्रदान कर दी जाती थी इनको राज्य की तरफ से, और इनका पद आनुवंशिक होता था। ये अपने पद को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच या गिरवी रख सकते थे। तो एक तो ये हो गया कि इनको राज्य का सारा प्रशासन वगैरह देखना होता था, इनको वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन कर मुक्त भूमि प्रदान कर दी जाती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था, यहाँ तक कि ये अपने पद को किसी व्यक्ति को बेच भी सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इनकी इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान दी जा सकती थी। आयंगर में व्यवस्था में कार्णिक नामक जो आयंगर होता था, उसके पास जमीन के क्रय और विक्रय के दस्तावेज, मतलब इनकी परमिशन के बिना आप ना तो कोई जमीन खरीद सकते थे ना बेच सकते थे, और कार्णिक नाम का आयंगर होता था जिसके पास सारे दस्तावेज होते थे। सेनेटेवा एक आयंगर होता था, वो गांव के आय व्यय की देखभाल करता था। जो 12 अधिकारी थे ना, उनमें से ही ये कुछ कुछ पोस्ट मिलती है। कार्णिक है, सेनेटेवा है जो कि गांव की आय व्यय की देखभाल करता था। ऐसे ही एक नाम मिलता है बेगरा, ये गांव में बेगार, मजदूरी आदि की देखभाल करता था। केंद्र सरकार महान्यायाचार्य नामक आयंगर द्वारा गांव से संबंध, एक आयंगर का नाम मिलता है महान्यायाचार्य। उसका काम क्या होता था, केंद्र सरकार उसके माध्यम से गांव से संबंध बना के रखती थी कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पर, वो उनको पता रहता था। तो ये एक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए आयंगर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं स्थानीय प्रशासन। तो जो साम्राज्य था वो हमने देखा था कि मंडल या प्रांत में बटा हुआ था। ये मंडल बटा हुआ था कोट्टम या वलनाडु में, यानी वर्तमान का जो जिला होता है उसी तरह का स्वरूप होता था कोट्टम या वलनाडु का। वलनाडु बटे होते थे नाडु में, और नाडु बटे होते थे मेलग्राम और नगर में। तो एक मेलग्राम जो है उसके अंतर्गत लगभग 50 ग्राम होते थे, 50 गांवों से मिलकर एक मेलग्राम बनता था। उर या ग्राम जो है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव जो होते थे वो सबसे छोटी इकाई थी, उर या गांव। और गांव का जो प्रबंध है वो पंचायतों के द्वारा होता था, जिसे गांव सभा कहा जाता था, जो अनेक पदाधिकारियों की सहायता से गांव का प्रशासन करती थी। तो इस तरह से ये एक स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई हुई थी विजयनगर साम्राज्य में। बाकी नायंकर और आयंगर व्यवस्था हम देख ही चुके हैं कि हर गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में आयंगर व्यवस्था के माध्यम से विकसित किया गया था इकाई की तरह। सैन्य प्रशासन में हम देखें तो विजयनगर का बहमनी साम्राज्य के साथ लगातार संघर्ष चलता रहता था, इसलिए उन्होंने सैन्य शक्ति की ओर अधिक ध्यान दिया। उनकी सेना में पैदल, अश्वारोही और ऊंट भी शामिल थे। उनके सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था, और इस विभाग का प्रमुख दंडनायक या सेनापति होता था। हाथियों की सेना भी होती थी, ये इसमें मिस हो गया है पॉइंट। इस विभाग का प्रमुख दंडनायक या सेनापति होता था, जो सैन्य विभाग का प्रमुख कहलाता था। एक है न्याय प्रशासन। तो न्याय विधान कठोर था, सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा के पास ही सारे अधिकार होते थे, प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक, सब कुछ। सबसे ज़्यादा अधिकार उसी के पास है। प्रांतों में प्रांतपति, गांव में आयंगर न्याय करता था। न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित थी, कठोर न्याय व्यवस्था होती थी उस समय। आर्थिक स्थिति अगर हम देखें तो भू राजस्व व्यवस्था में राज्य उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वसूल करता था,
और ये नकद और उपज के रूप में लिया जाता था, यानी 1/6 भाग कर लिया जाता था। वो नकद भी हो सकता था, यानी पैसे के रूप में भी ले सकते हैं आप, और उपज में भी ले सकते हैं कि अनाज वगैरह ही दे दिया आप, जितना हुआ उसका 1/6 भाग। कृष्णदेव राय के समय भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया और भूमि की उर्वरता के अनुसार कर निर्धारित किया गया। कर निर्धारण के लिए भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था: सिंचित भूमि, शुष्क भूमि, उद्यान और वन। उस हिसाब से कर लगाया गया। शिष्ट नामक भूमि कर विजयनगर साम्राज्य के आय का प्रमुख और सबसे बड़ा स्रोत था। शिष्ट नामक एक भूमि कर मिलता है जो कि सबसे प्रमुख स्रोत था। जो व्यक्ति सिंचाई के साधनों का प्रयोग करते थे उनसे भी कर लिया जाता था, क्योंकि सिंचाई के साधनों का विकास कौन करता है? राज्य करता है, कि भाई नहरें निकाल रहे हैं, कुएं खुदवा रहे हैं, तो उनका उपयोग करने के लिए भी कर देना होता था, जिसको जो प्रांत थे वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। जैसे तमिल प्रदेश में दासावंदा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कट्टू कोडेज ये कहा गया है। सामाजिक और सामुदायिक कर के रूप में विवाह कर लिया जाता था, लेकिन कृष्णदेव राय के ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। विजयनगर काल में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ये सिंचाई परियोजना के साथ ही बैंकिंग गतिविधियों का भी संचालन करते थे। मंदिरों के पास सुरक्षित भूमि को देवदान अनुदान कहा जाता था। मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अभी भी हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का जो मंदिर है वहाँ पर मतलब सबसे अमीर पैसे वाला मंदिर, सबसे अमीर मंदिर कौन से? दक्षिण भारत के ही हैं। तो वो बैंकिंग गतिविधियों का भी संचालन करते थे उस समय, और उनके पास बहुत सारी अपनी ज़मीन होती थी जो राज्य की तरफ से उनको मिलती थी, और उसको कहा जाता था देवदान अनुदान। फिर जो गाँव है उनको भी अलग-अलग तरह से परिभाषित किया गया है, जैसे भंडारवाद ग्राम, ये वो गाँव थे जिनकी भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ के किसान सीधे राज्य को कर देते थे। फिर एक कुछ गाँव मिलते हैं उम्बली ग्राम। उम्बली ग्राम वो होते थे विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति उम्बली कहलाती थी। यानी उनको राज्य की तरफ से ज़मीन दे दी जाती थी जिस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। जैसे अभी हमने देखा था पीछे क्या एंगर जो थे उनको भी कर मुक्त भूमि राज्य की तरफ से मिलती थी ना, तो ये उम्बली ग्राम वो होते थे जहाँ लगान मुक्त भूमि की पद्धति चलती थी, उनको कहा जाता था उम्बली। और रक्त कोड़गे होते थे, भूमि होती थी जो कि युद्ध में जो शौर्य का प्रदर्शन करने वाले लोग होते थे, या फिर जो युद्ध की वजह से कोई आम दूसरे व्यक्ति भी गलत तरीके से मारे गए हो, तो उनके परिवार को जो ज़मीन दे दी जाती थी उसे कहा जाता था रक्त कोडगे भूमि। कुट्टगी तो ब्राह्मण, मंदिर और बड़े बड़े भूस्वामी जो होते थे, खुद खुद खेती नहीं करते थे जो, वो खेती के लिए किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, और इस तरह पट्टे पर ली गई भूमि कहलाती थी कुट्टगी। कुदी कुदी कृषक मजदूर होते थे जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, यानी जो मजदूर होते थे ज़मीन पे काम कर रहे हैं, आज ये मालिक है, किसी और ने खरीद ली तो ज़मीन के साथ ही वो भी चले गए साथ में। इस समय चावल, दालें, चना, जौ, तिलहन, नील और कपास की खेती की जाती थी। पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में काली मिर्च एवं अदरक, और कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है उसमें इलायची पैदा की जाती थी। व्यापार कैसा था विजयनगर का? तो विजयनगर काल में अंतर्देशीय तथा सामुद्रिक दोनों प्रकार का व्यापार होता था। नहीं, राज्य के अंदर भी काफ़ी व्यापार विकसित था और समुद्री व्यापार भी दूसरे देशों के साथ भी होता था। मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसिनिया और पुर्तगाल से व्यापार होता था। मुख्य निर्यातक वस्तुएं थी, यानी जो यहाँ से भेजा जाता था: कपड़ा, चावल, गन्ना, इस्पात, मसाले, इत्र, शोरा, चीनी, ये सब चीज़ें भेजी जाती थी। आयात की जाने वाली वस्तुएं थी अच्छी नस्ल के घोड़े, हाथी दांत, मोती, बहुमूल्य पत्थर, नारियल, पॉम, नमक आदि। विजयनगर के पास अपना एक छोटा जहाजी बेड़ा भी था, तो व्यापार भी करते थे, तो जहाजी बेड़ा भी था इनके पास। मुद्रा व्यवस्था अगर हम देखें तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो प्रसिद्ध सिक्का था वो स्वर्ण का था, सोने का सिक्का होता था, वराह जिसे कहा जाता था, और चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। तो जो स्वर्ण सिक्का था वो था वराह, चांदी के सिक्के छोटे सिक्के तार, और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के सिक्कों पर हनुमान और गरुड़ की आकृति अंकित है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक यहाँ पर एक लिखने में रह गया, हरिहर, जो हरिहर प्रथम था ना, उनके सिक्के मिलते हैं जिस पर हनुमान और गरुड़ की आकृतियां अंकित है।
सामाजिक दशा अगर हम देखें विजयनगर साम्राज्य की, तो वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में थी उस समय। विजयनगर का साम्राज्य वर्ण व्यवस्था का पोषक था। ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। शेट्टियों और चेट्टियों का महत्वपूर्ण स्थान था। अधिकांश व्यापार इन्हीं के द्वारा किया जाता था। ये लिपिक और लेखा कार्य में भी निपुण थे। दस्तकार वर्ग के लोगों को पांचाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत आकर बसे लोगों को बड़वा कहा गया है। इस दौरान दास प्रथा का भी प्रचलन था। महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग के लोग दास हुआ करते थे। हाशिए पर पड़े हुए लोग तो हर दौर में मिलेंगे ही जिनका शोषण हो रहा है। तो स्त्रियों की दशा अगर हम देखें तो समाज में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। राजकीय पदों पर स्त्रियों को नियुक्त किया जाता था। स्त्रियां सामाजिक उत्सव में भी भाग लेती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कुछ कुप्रथाएं भी विद्यमान थी, जैसे कि बाल विवाह था, देवदासी प्रथा जिसे गणिका भी कहा गया है, और सती प्रथा। सती प्रथा जनरली जो समाज का उच्च वर्ग था वहाँ पर प्रचलित थी, आम लोगों में ऐसा नहीं थी। विधवा विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन विधवा को अच्छा नहीं समझा जाता था, तो कुछ ये कुप्रथाएं भी थी। मठ और अग्रहार मुख्य शिक्षा के केंद्र थे। अग्रहारों में मुख्य रूप से वेदों की शिक्षा दी जाती थी और तुलु वंश ने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सब जातियों के लिए खान पान के कोई प्रतिबंध नहीं थे। गाय और बैल को छोड़कर सभी प्रकार का गोश्त खाया जाता था, तो खान पान पर भी ज़्यादा कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं था। मनोरंजन को अगर देखें तो मनोरंजन के क्षेत्र में यक्षगान, बोमलाट यानी छाया नाटक का प्रचलन था। शतरंज, जुआ और पासे का खेल खेला जाता था। आम जनता पशु पक्षियों की लड़ाई देखती थी। वसंत का उत्सव भी होता था। साहित्यिक विकास काफ़ी हुआ विजयनगर के दौरान। विजयनगर के शासक साहित्य प्रेमी थे। बुक्का प्रथम के दरबार में सायण और माधव दो भाइयों को आश्रय प्राप्त था। सायण वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार थे। उन्होंने ऋग्वेद संहिता, ऐत्रेय ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषदों पर टीकाएं लिखी। माधव ने सुदर्शन ग्रह संग्रह नामक ग्रंथ लिखा। कृष्णदेव राय के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि तेलुगु साहित्य के विद्वान थे वो। उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ मुक्तमाल्य लिखा था। संस्कृत में एक नाटक लिखा था जाम्बवती कल्याणम। तो साहित्य का काफ़ी विकास देखने को मिलता है। कला का विकास अगर देखें तो निकोलो कोंटी और अब्दुल रज्जाक उनके वर्णन से पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई थी। राजाओं ने अपनी राजधानी को सुंदर और भव्य बनाया था। अनेक जलाशयों का निर्माण करवाया। राजा कृष्णदेव राय ने विजयनगर के प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। ये एक राम मंदिर है और इस मंदिर की दीवारों में राम कथा खुदी हुई है। और जो विजयनगर का विट्ठल स्वामी का मंदिर है, जिसका निर्माण देवराय द्वितीय के समय हुआ था और उसका काफ़ी विस्तार और जो आधुनिक रूप है वो कृष्णदेव राय के समय मिला। तो विट्ठल स्वामी के मंदिर का भी बहुत विकास हुआ कृष्णदेव राय के समय। स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है ये। चित्रकला, संगीत और नाट्य कला को भी इस समय प्रोत्साहन मिला। तो हर क्षेत्र में अगर देखें विजयनगर साम्राज्य के दौरान विकास देखने को मिलता है। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।